हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 6 यूनिट 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ कैसे बनता है, अणुओं से और फिर उसके साथ परमाणुओं से। प्रत्येक पदार्थ जो है वो कई अनेक अणुओं से मिलकर के बना आता है, और अणु को जब हम तोड़ते चले जाते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट परमाणु है, और परमाणु फिर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, जबकि ये स्वतंत्र परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। अणु 2 परमाणु मिलकर के एक अणु की रचना करते हैं, और परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरीके से ये पदार्थ के विषय में हमने पढ़ा था। अब आपकी यूनिट 3 जो मैं आपकी बुक को ही कवर करती हूँ, विज्ञान भारती, इसमें देखिए जो दिया हुआ है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये 3 चीजें इन्होंने मेन रूप से ली हैं, लेकिन इसके पहले इन्होंने बीच में रखा है, मैं आपको पहले ही मुझे बेहतर लग रहा है बताना कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ के जैसे ही मैंने शुद्ध बोला तो दिमाग में तुरंत आता है कि शुद्ध जिसमें कि कोई मिलावट ना हो। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ दूध में तमाम तरीके की मिलावट हो जाती है। जैसे कि जो हम लोग बाजार का आटा खरीदते हैं उसमें तमाम तरीके की मिलावट हो जाती है। मिलावट यानी कि मिक्सिंग कर दिया जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। ये हमने कैसे समझा? इसको हम सिर्फ ऐसे ही सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये तो हम इसको कहते हैं कि भौतिक रूप से जो चीज़ें हमें सीधे सीधे दिखाई देती हैं वो भौतिक रूप है, और उसके अतिरिक्त रासायनिक रूप से जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उनको हम, या एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाती हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? ये वे पदार्थ हैं जिनमें समान कण पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे कि दूध है, दूध के जो अंदर कोई अगर मिलावट ना हो तो वो केवल दूध है। आटे में अगर सिर्फ गेहूं है और पिसा हुआ सिर्फ गेहूं है, उसमें कोई अतिरिक्त चीज नहीं मिली है, तो वो शुद्ध है। यानी कि उसके जो एक एक जो है कण है वो गेहूं से बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। बहुत आसान सा उदाहरण हम लोग देते हैं। शक्कर है, नमक है। शक्कर है, शक्कर में सारे जो उसके एक एक दाना आप अलग कर दीजिए तो वो पूरा शक्कर है, और हर दाना मीठा है। नमक है, नमक की बनावट थोड़ा वो महीन है, तो वो नमक है, उसमें सारे कण जो हैं वो एक तरीके के पाए जाते हैं। तो पिसा हुआ नमक आता है तो लगभग एक जैसा ही दिखता है वो, लेकिन अगर आप पहले जो आता था नमक, या अभी भी आता है, सेंधा नमक आता है या सिंपल नमक भी आता है, वो टुकड़ों में मिलता है, इतने बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं। वो भले ही उसका आकार अलग हो सकता है, कोई टुकड़ा इतना बड़ा हो सकता है, कोई इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसको आप एक बराबर मात्रा में पीस लीजिए तो बस उसके कण एक जैसी होते हैं, मतलब कि उनका स्वाद, उनकी प्रकृति सब एक जैसी होती है। वही शक्कर का है। तो इस तरीके से ये पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं, जिनमें कि एक जैसे ही कण पाए जाते हैं। शक्कर है, नमक है, इसके अलावा आपका अगर धातुओं में आ जाए
तो सोना, चांदी, लोहा, ये सारे शुद्ध पदार्थ हैं। इनमें किसी और दूसरी चीज की मिलावट नहीं है। शक्कर है, नमक है, सोना है, चांदी है, लोहा है, एक ही तरीके के सारे कण, मतलब कि इनको अगर हम तोड़ते चले जाएंगे तो इनके जो अणु है ना वो एक ही प्रकार के होंगे, उनमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ की 3 अवस्थाएं, अब शुद्ध पदार्थ तो ये हो गया। अब पदार्थ की 3 अवस्थाओं पे हम फिर वापस आ जाते हैं, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो हमने पदार्थ की यही 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम क्या करेंगे कि हम तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर इसके बाद में हम तत्व और यौगिक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यौगिक है। तत्व क्या है, इसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे, यानी कि ये लगभग शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के अणु होंगे, कोई मिलावट नहीं होगी। मिश्रण में 2 या अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा। यौगिक में भी 2 या अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर तत्व और यौगिक में क्या अंतर है इसको समझेंगे, फिर मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। अगर हम इसके और इसके बीच का अंतर समझ लेते हैं और इसके बीच का अंतर समझ लेते हैं तो हमें सारी चीजें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते थे, एक जो हमारा पेपर आता था वो निश्चित एक प्रश्न उत्तर के फॉर्म में आता था और उसको हम करते थे। लेकिन आपको पता होगा NEP 2020 के बाद से पेपरों के प्रकार बदल रहे हैं, क्वेश्चंस के प्रकार बहुत विश्लेषणात्मक हो रहे हैं और आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि हर चीज़ क्यों, क्या, कैसे है, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप उसका उत्तर अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिख सकें। तो उसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है और मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। चीज़ों को रटने की बजाय समझें और अपने दिमाग में बिठा लें। मेरा भी टीचिंग स्किल तभी है जब मैं चीज़ों को आपके दिमाग में बिठा सकूँ। तो चलिए आइए, पहले हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। तत्व, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ये भी हमने पढ़ा, जैसे कि शुद्ध पदार्थ में होता है तो उसी तरीके से तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के तत्व, जैसे हमने पढ़ा था अभी शुद्ध पदार्थ, वही तत्व। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, 2 प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं। यहाँ पे भी हम वही चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि लोहा उदाहरण है आपका, लोहा, सोना,
चांदी। ये सारी चीजें बिल्कुल तत्व हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है किसी भी चीज की। लोहा, सोना और चांदी। वो बात एक अलग की है कि सोना में थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं तभी हमारा ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर बनता है ना। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे आप कोई भी गहना या कुछ बना नहीं सकते हैं। लेकिन अदरवाइज वो मिलावट की जाती है चीज़ बनाने के लिए, वरना ये अपने शुद्ध फॉर्म में 24 कैरेट में गोल्ड मिलता है। चांदी पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, लोहा, सोना, चांदी। उसके बाद आइए आप यौगिक। यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक यहाँ क्या करें, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु, देखिए यहाँ भी अणु और यहाँ भी अणु, ये केवल एक ही प्रकार, केवल एक ही प्रकार। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के यौगिक बना होता है। जैसे इसका सबसे सुंदर और सुलभ उदाहरण यौगिक का जल है, H2O जल। और ये जल आपको इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु, और आपका हाइड्रोजन के दो परमाणु। ये जब मिलेंगे तो H2O बन जाएगा। अच्छा आप सोचिए, क्या ऐसी कमरे के तापमान पे आप बना देंगे? नहीं, कमरे के तापमान पर ये अलग अलग गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन भी कैसी है, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं इसे, वरना ऑक्सीजन O2 होती है। ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ मिलकर के रहते हैं, O2। लेकिन यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन के दो परमाणु के साथ ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है, और इस निश्चित तापमान होता है लगभग 536 डिग्री सेल्सियस से 570 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। इससे कम फिर जब जल, अगर आप चाहिए कि जल तो बन गया, ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो नहीं, उसके लिए लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है, तब आप जल को फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस में बदल सकते हैं। तो इसलिए वैसे ही आपने आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो थी वो पहले तपता हुआ गोला थी, फिर वो धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और जो है गैसेस बनी, और फिर वर्षा शुरू हो गई तो जल बन गया। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो हमारे तापमान पर निर्भर करती हैं। तो उसी तरीके से
यह सबसे सिंपल और सबसे आसान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उदाहरण है आपके यौगिक का। यौगिक के गुण जो होते हैं वो इससे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अपने अलग गुण हैं, ऑक्सीजन के अपने अलग गुण हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो जल बन गया, जिसके गुण ना तो हाइड्रोजन से मिलते हैं और ना ऑक्सीजन से मिलते हैं, एक नया तत्व बन जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मिश्रण में क्या होता है। मिश्रण में जो भी दो तत्व मिलेंगे, उन दोनों तत्वों के, जैसे कि आप नमक और चीनी का घोल बनाते हैं, तो उस जो पानी आप पियेंगे ना वो नमकीन भी लगेगा और मीठा भी लगेगा, ठीक है। फिर आपने उसमें नींबू डाल दिया तो उसका स्वाद अलग हो गया, लेकिन वो नमकीन और मीठा दोनों ही लगेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दोनों तत्व मिल रहे हैं, उन दोनों तत्वों मिलने के बाद से जो नया तत्व बन रहा है उसका गुणधर्म अलग है, और जो दो तत्व पहले से मिले हैं उन तत्वों के जो अणु मिले हुए हैं उनके गुणधर्म अलग है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर यही हो गया। फिर इसके बाद ये आपका देखिए दो हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया। अब मुझे मिश्रण के लिए इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। जो नया पदार्थ बनेगा उसमें अवयवों के गुण पाए जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे। देखिए मिश्रण में आप जैसे कि आप कोई शरबत बनाता है तो वो 2 चम्मच चीनी और 1 पिंच नमक का इस्तेमाल करता है। कोई शरबत बनाता है तो 1 चम्मच चीनी और नमक थोड़ा उससे 2 पिंच ले लेता है। मतलब कि हर एक में मिश्रण आप किसी भी अनुपात में बना सकते हैं। कुछ अपने अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसमें कोई भी अनुपात मिला दीजिए तो आपका मिक्सचर यानी कि मिश्रण बन जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात फिर मैं याद दिलाऊंगी कि यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक में किसी चीज को बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि हमने जल के बारे में पढ़ा तो एक निश्चित अनुपात है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। ये नहीं हो सकता है कि हमने 3 परमाणु हाइड्रोजन के ले लिए, 2 परमाणु ऑक्सीजन के ले लिए, नहीं, वही रेशियो रहेगा 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ नहीं है, यहाँ आप 2 चम्मच चीनी ले लीजिए और 1 पिंच नमक ले लीजिए तो भी आपका मिश्रण बन जाएगा। आप 3 चम्मच चीनी ले लीजिए, आप 1 पिंच नमक लीजिए, आप 1 चम्मच चीनी लीजिए, आप नमक ना लीजिए तो नमक बिल्कुल आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर लीजिए। मतलब कि कहने का कि किसी भी अनुपात में कितनी भी मात्रा ले लीजिए, आप उसको घोल दीजिए तो वो मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। ये अंतर है मिश्रण में। तो और इसमें सब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिली तो जल बन गया। अब उसमें हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिश्रण बना देते हैं हम, ये नमक और चीनी का ही नहीं, किसी भी चीज़ का आप मिश्रण बना दीजिए। आप दूध और पानी मिला दीजिए, देखिए पानी का पतलापन आ जाएगा और दूध के गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। तो वो मिश्रण में उस तरीके की कि वो जो उसके जो 2 तत्व या जो दो अवयव मिलाए गए हैं उन दोनों के ही गुण उसमें रहेंगे। जबकि यौगिक में जो
निश्चित अनुपात में तत्व मिलाए जाते हैं उनके गुण अलग हो जाते हैं, और जो एक नया तत्व बनता है उसके गुण अलग होते हैं। तो मिश्रण का आपने भी, अब मिश्रण के प्रकार हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने तीनों चीजें पढ़ ली, आपका तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया और मिश्रण पढ़ लिया। अब हम इसमें अंतर पढ़ेंगे। अब तत्व और यौगिक में अंतर। ये देखिए, अंतर हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंतर से क्या होता है ना, हमें दोनों ही चीज की प्रॉपर्टी याद हो जाती है। अंतर करने से हमें जल्दी प्रॉपर्टी याद होगी। देखिए, एक तो अंतर हम करते हैं प्रतीक और सूत्र के आधार पर। प्रतीक और सूत्र तत्व हैं, प्रतीकों के रूप में लिखे जाते हैं। तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। दूसरा है प्रकार के आधार पर। पहले हम एक साइड का कवर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे साइड। तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। गुण के आधार पर तत्व के परमाणु अपने मूल गुण दर्शाते हैं। विभाजन के आधार पर तत्वों को तत्व के विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, तत्व को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। तत्व इसके परमाणु अपने मूल गुण दर्शाते हैं। तत्व को विभाजित नहीं किया जाता। अब इधर आइए, तो आप सूत्र, यौगिक को सूत्रों में लिखते हैं। सूत्र के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपने जल पढ़ा तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे आप नमक खाते हैं NaCl, सोडियम और क्लोरीन। ये आपका सूत्र यानी कि फार्मूला हो गया। तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, तो यौगिक
अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। गुण के आधार पर तत्व इसके परमाणु अपने मूल गुण दर्शाते हैं। यौगिक अपने मूल तत्वों से अलग गुण दर्शाते हैं। विभाजन तत्व को विभाजित किस में विभाजित करेंगे आप? तत्व तो एक ही परमाणु से मिलकर बनता है? लेकिन यौगिक को अवयवों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप 2000 डिग्री सेल्सियस पे आप ले जाइए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी, यानी कि पानी से, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। तो अवयव को, यौगिक को अवयव के आधार पर विभाजित किया जा सकता है और तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये प्रतीक में लिखे जाते हैं, ये सूत्रों में लिखे जाते हैं। ये एक ही परमाणु से बनते हैं, ये अलग अलग परमाणु से बनते हैं। इनके मूल गुण, ये तत्वों के मूल गुण दर्शाता है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं, एक ही तत्व तो उसका ही गुण दर्शाएगा। यौगिक अपने मूल तत्वों से अलग गुण दर्शाते हैं। विभाजन तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता, किस पे विभाजित करेंगे भाई? अलग अलग कोई दो कैटेगरी तो है नहीं। यौगिक को अवयव के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ये आपके तत्व और यौगिक के मुख्य गुण हो गए। इनको आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, तो वो याद तो अपने आप हो जाएगा। मैं इतनी बार बोल देती हूँ ना कि वो अपने आप ही दिमाग में आपके बैठ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे मिश्रण और यौगिक। बिना किसी निश्चित अनुपात के मिला दिया जाता है। कोई निश्चित अनुपात इसका नहीं होता है। बिना किसी निश्चित अनुपात के तो पदार्थों को मिलाकर हम मिश्रण बना देते हैं। तो पदार्थों को मिलाया जाता है, जबकि यौगिक वही बात, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। मैंने बताया कि आप अलग अलग नहीं कर सकते इसको। एक निश्चित अनुपात मतलब जो अनुपात, किसी भी चीज को जो बनाने का अनुपात होता है उसको आप उस डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मिश्रण के मूल गुण नहीं बदलते।
बताया मैंने आपको कि आप नमक और शक्कर का घोल बनाइए, दोनों के गुण उसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन निश्चित यौगिक तत्वों से सर्वथा भिन्न गुणों का प्रदर्शन करते हैं। सर्वथा भिन्न गुण दर्शाते हैं। दो तत्व मिला दिए निश्चित अनुपात में, तो वो एक तीसरा ही पदार्थ बन गया और उसके अपने गुण होंगे, वो अपने जो दो या तीन जो मिले हुए हैं उनके गुण उसमें नहीं होंगे। कोई इनके जो मिश्रण के जो तत्व होते हैं इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप तत्वों को रासायनिक, जैसे मैंने बताया कि जल है उसको आप 570 डिग्री तक सेल्सियस तक ले जाइए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप इकट्ठा करिएगा 570 डिग्री पे, तो वो दोनों अलग अलग गैसें हैं वो द्रव बना देंगी, यानी कि जल बना देंगी। जब जल को आपको अलग अलग करना हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आप उसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए, तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और जो है यौगिक अपने तत्वों में टूट जाएगा या तत्व यौगिकों में जुड़ जाएगा, यौगिक का रूप ले लेगा। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उनके जो है वो या तो जुड़ते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण और यौगिक में ये सामान्य से अंतर थे। इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे इसी चैप्टर की, उसमें मैं मिश्रण के प्रकार प्लस पृथक्करण की कुछ एक विधियां हैं आपकी किताब में जो दी हुई हैं, तो पृथक्करण की काफ़ी विधियां हैं, वो सामान्य सी हैं और उसको बस एक बार पढ़ना रहेगा और आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। और थर्ड वीडियो में मैं उसकी एक्सरसाइज करा दूँगा। तब जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो आपके बाकी जो है आगे का हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए। थैंक यू।